Hello everyone, once again, I Kalpesh Vyas welcome you all on behalf of Spartan Kids and Spartan Parenting Academy। इस शो में जिसमें कि हम इंटरव्यू लेते हैं अलग अलग पेरेंटिंग के ऊपर जिन लोगों ने काम किया है, जिन लोगों ने पेरेंटिंग को ज्यादा अच्छी तरह से समझा है, उन लोगों के इंटरव्यूज हम इस सेशन में लेते हैं और आप तक ये इंटरव्यूज उसके थॉट्स, उसके अंडरस्टैंडिंग, उसके लर्निंग्स पहुंचा रहे हैं ताकि आप अपनी पेरेंटिंग जर्नी काफी जॉयफुल बना पाए। राइट, सो आज के हमारा जो गेस्ट है, शी इज फ्रॉम सूरत, गुजरात, एंड शी इज बेसिकली अ कंप्यूटर ग्रेजुएट। शी हैज डन हर बीसीए, बट आफ्टर दैट उनको इंटरेस्ट हुआ कि भाई वो अंडरस्टैंड करे गर्भ संस्कार एज वेल एज पेरेंटिंग के बारे में। एंड उन्होंने काफी काम किया है पिछले तकरीबन 11 साल से। वो पेरेंटिंग के बारे में बहुत कुछ समझ रहे हैं, जान रहे हैं और दूसरे लोगों को भी हेल्प कर रहे हैं पेरेंटिंग के बारे में। शी इज ऑल्सो अ वंडरफुल ऑथर रिगार्डिंग वन ऑफ द बुक, जिस बुक का नाम है गर्भ संस्कार एंड चक्राध्यान। ओके, ये जो बुक है वो हिंदी, इंग्लिश एंड गुजराती में पब्लिश हुई है। एंड शी हैज वंडरफुल kids. One of the kid is 11-year-old and her daughter is 7-year-old. Okay, and her name is Miss Tanvi Dhanani. So without any further delay, let's understand what exactly parenting meant by Tanvi Dhanani and what we can get, what kind of understanding we can have from Miss Tanvi to better our journey for the parenting. Right, let's begin. So welcome Miss Tanvi, welcome to the show. एंड मैं बहुत ही आभारी हूँ कि आपने हमें टाइम दिया और आपका जो एक्सपीरियंस है पेरेंटिंग के बारे में वो आप हमारे साथ शेयर करने वाले हैं। सो बिफोर वी गो एनी फर्दर, क्या हम जान सकते हैं कि हु इज तन्वी दानानी एंड हाउ यू कम अप विद द पेरेंटिंग थिंग एंड हाउ यू कम अप विद द आइडिया कि आप गर्भ संस्कार और पेरेंटिंग में आगे बढ़ेंगे, जबकि आपका जो बैकग्राउंड है विच इज फ्रॉम द कंप्यूटर ग्रेजुएट बैकग्राउंड, राइट? सो टेक्नोलॉजी से इस तरफ कैसे आना हुआ वो हम जानने की कोशिश करेंगे, प्लीज। मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम तन्वी दनानी है। मैं गर्भ संस्कार और पेरेंटिंग एजुकेटर हूँ। ऐसा हुआ कि जब रेगुलर एजुकेशन का फील्ड था तब तक तो कोई भी हम स्ट्रीम चूज कर सकते हैं, पर उसके बाद जब मैरिज हुए उसके बाद मेरे हस्बैंड ने ही मुझे गर्भ संस्कार सजेस्ट किया था। जनरली ऐसा होता है कि आज से 2011-12 की बात कर रही हूँ, तो तब इतना गर्भ संस्कार पिक्चर में नहीं था। लोग जानते भी बहुत कम थे। और मुझे जो गर्भ संस्कार का नॉलेज मिला है वो स्पिरिचुअलिटी के थ्रू मिला है। तो वो जो डॉक्टर थे जो गर्भ संस्कार का इनिशिएटिव ले चुके थे वो आज बहुत ही वेल नोन ऑटिज्म के डॉक्टर है इंटरनेशनल लेवल। उसने स्पिरिचुअलिटी के अकॉर्डिंग हमें गर्भ संस्कार सिखाया था। सो आई एम अ ब्लेस्ड एक्चुअली। और उसके अलावा जब 2012 में अपने बच्चे के लिए स्टार्ट किया गर्भ संस्कार लेना, तो ये इतना बड़ा और वास्ट फील्ड है कि जितना भी जानने की कोशिश करें उतना कम है। और जितना भी इसको कहते हैं ना कि 9 मंथ तो बहुत कम है, इसको यूटिलाइज करने के लिए बहुत ही बड़ी चीज है। तो आपको जब भी आप मैरिज करते हो उसके बाद तुरंत ही इसका नॉलेज तो एटलीस्ट ले ही लेना चाहिए कि क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। और उसके साथ साथ ही मेरी पेरेंटिंग की भी जर्नी स्टार्ट हो गई। ओके, सो इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम द गर्भ संस्कार एंड देन इट मूव्ड टुवर्ड्स द पेरेंटिंग, right? Definitely. Okay, so as far as I understand, one more question about the गर्भ संस्कार. So as far as I understand, गर्भ संस्कार is some kind of process. बहुत सारे लोग ऐसे जानते हैं कि भाई गर्भ संस्कार is kind of ritual कि जो spiritually वो होता है। और दूसरा भी एक कंसेप्ट है, बहुत सारे लोग ना उसको एक अलग तरीके से भी लेते हैं कि बहुत सारी एक्टिविटीज कंटिन्यूअस वो करनी है गर्भ संस्कार में, राइट? तो व्हाट एग्जैक्टली गर्भ संस्कार इज, एक ये क्वेश्चन का आंसर मैं आपसे चाहूंगा ताकि हमारे जो व्यूअर्स है, हमारे जो लिसनर्स है उसको ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिले उसके बारे में। एंड दूसरी चीज, जैसे मैं गर्भ संस्कार समझ रहा हूँ, जैसे आई अंडरस्टैंड एंड आई हैव आल्सो गॉन थ्रू द गर्भ संस्कार ट्रेनिंग एंड ऑल। सो गर्भ संस्कार इज समथिंग लाइक कि जहां पे आप एज अ पेरेंट एक्ट करते हो जबकि आपके सामने आपका फिजिकल बच्चा नहीं रहता है, राइट? So I would like to understand the difference between these two phases according to you. So पहले आप ये बताइए कि भाई गर्भ संस्कार के बारे में क्या एग्जैक्टली गर्भ संस्कार क्या है, राइट? ऑलराइट, देखिए गर्भ संस्कार मतलब एक बच्चे को माता के गर्भ से दिए जाने वाले संस्कार। आज बहुत सारे अलग अलग टेक्निक्स है, उसमें से एक माना जाता है रिलीजियसली। मतलब रिलीजियसली कुछ न कुछ ऐसे प्ले किए जाते हैं रिचुअल्स जिसकी वजह से आपको लगता है कि वो संस्कार उसमें डाले जा रहे हैं। दैट इज अ पार्ट ऑफ डेफिनेटली गर्भ संस्कार। पर
सही मायनों में गर्भ संस्कार क्या है? आपके बच्चे को आप गर्भ के अंदर से माता के तौर पे क्या सिखा रहे हैं। आपके जैसे मूड स्विंग्स होंगे वैसा बच्चा सीखेगा। अगर आप डर रहे हैं तो वो डर उसके तक पहुंचेगा। अगर आप बहुत ज्यादा खुश है तो वो खुशी पहुंचेगी। अगर आप स्पिरिचुअलिटी को बिलीव कर रहे हैं तो उसको जो फॉलो करके जो आप योग कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, तो आपका बच्चा वो भी अडॉप्ट करेगा। तो 9 महीने में आप जो दे रहे हैं ना, वो आपके गर्भ के द्वारा आपके इमोशंस को आप फॉरवर्ड कर रहे हैं अपने बच्चे में। रियलिटी ये है कि गर्भ संस्कार स्टार्ट कब होते हैं? तो जब आप बच्चे को इस दुनिया में लाना चाहते हैं, उससे पहले से आपको समझना होगा कि आप बच्चा कैसा चाहते हैं, कैसा बच्चा लाके उसको कौन से संस्कार देना चाहते हैं, ये नॉलेज होनी चाहिए। हम जनरली यहाँ पे शॉर्ट में बता दूं तो 18 साल या 21 साल पढ़ाई करते हैं, उसके बाद छोटी मोटी जॉब या फिर छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करते हैं और स्टार्टअप में धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। yes. पर आज मैंने देखा है, जो हमने बुक लिखी है उसमें भी हमने नोट किया है कि माता पिता को पता ही नहीं होता कि उसे बच्चा कैसा चाहिए, उसे आगे करना क्या है। उसके 90 साल एक संतान जो आगे अपना जीवन व्यतीत करने वाली है, उसके लिए क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए, क्या उसको नॉलेज होना चाहिए, उसको क्या देना है, उसके लिए क्या सपने संजोने हैं, उसको कौन से संस्कार देने हैं, किसी भी चीज का उसे पता नहीं होता और ऑल ऑफ सडन कंसीव हो जाता है, लाइक सिचुएशन रहती है। तो गर्भ संस्कार ये है कि आप जैसे ही मैरिज करते हैं उसके थोड़े समय के बाद ही आप उसका नॉलेज लेना स्टार्ट करें और उसे अप्लाई करना स्टार्ट करें, ताकि आपका जो बच्चा है वो मदर के वूम्ब से ही पूरी वैल्यूज को कंसीव करके आपके साथ, जैसे आपने कंसीव किया बच्चे को, वैसे ही वो आपके थ्रू वो जो फॉरवर्ड हुए वैल्यूज है वो लेके इस दुनिया में जन्म ले। ये है गर्भ संस्कार। Okay, so as far as I understood, I would like to conclude this in a short sentence. गर्भ संस्कार इट इज एक ऐसी प्रोसेस है, ऐसी एक्टिविटीज हैं, इट इज सूट ऑफ एक्टिविटीज जिससे कि हम मदर का जो इमोशंस है उसको हम पॉजिटिव वे में रखते हैं, ताकि जो अंदर जो बच्चा है वो अच्छे संस्कारों को लेके आए, अच्छे इमोशंस को लेके आए, राइट? So as far as I understand, this is the गर्भ संस्कार, right? Yes, definitely. Activities throughout 9 months जो की जाती है ना, उसके बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं माता के द्वारा. So you are on the track. Okay, wonderful. Yeah. So this leads to the next question. What is the difference between the parenting, जो एक गर्भ संस्कार भी एक पेरेंटिंग है, और हम जो बच्चा हमारे पास होता है तो उसके बाद जो हम करते हैं वो भी एक पेरेंटिंग है, उन दोनों में क्या एग्जैक्ट डिफरेंस है और किस तरह की फीलिंग होती है? क्योंकि आप डेफिनेटली वो गर्भ संस्कार का आप बहुत सारे लोगों को आप गाइड करती होगी, तो आपको पता होगा कि भाई क्या डिफरेंस है दोनों में। एक हमारा ये ह्यूमन का नेचर होता है कि जिस चीज को हम फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, राइट, उसमें हम ज्यादा बिलीव करते हैं, जबकि गर्भ संस्कार कुछ ऐसा पेरेंटिंग है जिसमें हम टच नहीं कर सकते, एटलीस्ट मतलब फिजिकली हमारे हाथ में नहीं होता है, राइट? एंड इवन दो 100% मतलब उसमें डेडिकेशन होना, तो क्या आपका एक्सपीरियंस रहा है इसके बारे में? देखिए, जो फील है ना गर्भ में से करते हैं ना, वो बच्चे में जाता है, राइट? अब पेरेंटिंग और गर्भ संस्कार में क्या डिफरेंस है ये बता देती हूँ आपको। गर्भ संस्कार वो है जो आपने पहले सिखा दिया और आपका बच्चा वुम के बाहर आके उसको प्ले करने वाला है, मतलब कि जो भी एक्टिविटीज है, जो भी स्टडी है, जो भी वैल्यूज है, वो जब वो जन्म ले लेता है उसके बाद वो सारी चीजों को जब जब उसकी एज होगी तब तक वो उसको अप्लाई करता चला जाएगा, राइट? और पेरेंटिंग ये है, अगर गर्भ संस्कार नहीं किया है तो लाइफ टाइम करती रहनी पड़ेगी। उसकी रीजन है क्योंकि जब पौधा है ना, बीज होता है ना, तब उसमें डाले जाने वाला खाद, उसमें डाली जाने वाली पानी या हवा, प्रकाश जो भी होता है, उसकी जो प्रॉपर इफेक्ट उसमें पड़ती है और उस पौधे में से, बीज में से बाहर निकल के पौधा बनना स्टार्ट होता है। वो चीज उसके जमीनी तौर पे ही उसे मिल जाए तो उसके बाद उसका विकास जो होता है वो आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ, क्योंकि उसको फर्टिलाइज मिला है, अच्छा हवा, प्रकाश, पानी सब कुछ मिला, खाद मिला, राइट?
अब ये चीजें अगर जमीनी तौर पे ही नहीं मिली हो और जमीन अच्छी ना हो तो आप उस पौधे को कैसा विकास करता हुआ पाएंगे, राइट? तो ये दोनों जमीनी तौर पे डिफरेंस होता है कि एक गर्भ संस्कार लिया हुआ जो बच्चा होता है, जो भी किड्स होते हैं, वो बहुत ही सुलझे हुए तरीकों से हर एक सिचुएशन को हैंडल करते हैं। ऐसा नहीं कि मैच्योरिटी वो अलग चीज है, बच्चों के तौर पे भी वो बहुत अच्छे से उसे हैंडल करते हैं। उसमें कोई टेंट्रम नहीं देखे जाते तुरंत, वो उस चीज को ज्यादा रिएक्टिव फॉर्म में नहीं लेगा। पर जब गर्भ संस्कार नहीं पाया है तो भी अगर माता ने उस समय को बहुत अच्छे से, प्यार से, खुशियों से बिताया है 9 महीने का, तो भी उसका बच्चा जो है वो पेरेंटिंग के फेज में जब माता पिता आते हैं तो वो बच्चा बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है, राइट? पर वैल्यूज जो हम रूट लेवल से दे सकते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। बाद में बहुत कम स्कोप होते हैं, पर डेफिनेटली आप मोल्ड कर सकते हो, क्योंकि अभी ये बच्चे भी पैदा होने के बाद भी कच्चे घड़े जैसे होते हैं, तो आराम से आप उसमें मोल्डिंग कर सकते हो। पर कम, एक बार थोड़ा सा शेप अप हो गया उसके बाद उसको मोल्डिंग करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, पर वी कैन डू दैट। एग्जैक्टली। सो या डेफिनेटली जो गर्भ संस्कार है वो काफी अच्छी प्रोसेस है और करनी चाहिए ड्यूरिंग द 9 month ऑल द एक्टिविटीज विच कैन कीप द मदर इन द पॉजिटिव मूड। बट यस, जो लोगों ने गर्भ संस्कार नहीं किया है उसके बाद पेरेंटिंग में उसको क्या क्या चीजें करनी चाहिए, उस पर हम ज्यादा मतलब चाहेंगे आपका नॉलेज, बिकॉज बहुत सारे लिसनर्स ऐसे होंगे जिन लोगों को गर्भ संस्कार के बारे में पता ही नहीं होता है, राइट? And now they have the kids. Okay, so don't worry, listeners. We will be having a wonderful tips from them. So yeah, Tanvi ma'am, will you please shed some light on how you should go for the parenting? किस तरह का parenting होना चाहिए? Yes, देखिए, एक चीज है, जो चीज आपको पसंद नहीं आती है ना, वो इंडिविजुअली आपका बच्चा साइज में भले ही छोटा है, एज भले ही उसकी कम है, पर किड इज ऑल्सो इंडिविजुअल पर्सनालिटी। जो आपको पसंद नहीं आती वैसे ही आपके बच्चे को भी पसंद नहीं आ सकती है। तो पहले वो छोटा है इसीलिए एवरीथिंग ग्रांटेड ये कभी नहीं लाना चाहिए, ओके, राइट? क्योंकि देखिए, आप उसे गुस्सा कर देते हैं, उसकी सबके सामने इंसल्ट कर देते हैं, उसके साथ मिसबिहेव कर देते हैं, कभी कभी गुस्सा आ जाता है क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी फैक्टर्स काम करते हैं एज अ फीमेल खास करके। उसके अलावा फादर भी होते हैं, काम से आते हैं और उसका गुस्सा बाहर निकल आता है अपने वर्क के रिगार्डिंग। तो उस समय समझिए, जैसे आप एक इंडिविजुअल भले ही हाइट और बॉडी और एज से बढ़ गए हो, पर बच्चा भी एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी है। तो सबसे पहले जितना रिस्पेक्ट आप डिजर्व करते हैं उतना ही वो डिजर्व करता है। ये बहुत ही रूट कॉज है, वहीं से स्टार्ट होती है बैड पेरेंटिंग। आई कांट से बैड पेरेंटिंग, पर हम कहते हैं ना कि सही तरीका वो जो होता है ना कम्युनिकेशन का, वहां से पेरेंट और बच्चों का कम्युनिकेशन गैप बढ़ने लगता है, क्योंकि रिस्पेक्ट नहीं मिलती है बच्चों को उसकी एज के अकॉर्डिंग, सोच के माता पिता नहीं दे पाते हैं। ये बहुत ही बड़ी बात। Oh, so I can relate it now. Means, as you know that I am also working on the teenagers, right? Teenagers को कैसे अच्छी चीजें सिखाई जाए, and I can relate it now कि ज्यादातर टीनेजर अपने पेरेंट्स के साथ कनेक्ट नहीं हो पाता है, तो उसका जो बीज है, उसका जो रूट कोज है, वो कहीं ना कहीं पे उसके चाइल्डहुड में है कि जब चाइल्डहुड में बच्चा था तब उसके मदर और पेरेंट्स फादर ने इस तरह से ट्रीट किया कि भाई वो बच्चा है, उसको क्या पता चलेगा, राइट? और उसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया, उसको पूछा भी नहीं गया कहाँ जा रहा है, कहाँ, मतलब उससे बात इतनी नहीं होती, कम्युनिकेशन इतना नहीं होता, उसको रिस्पेक्ट नहीं मिलता है। एंड दैट्स व्हाई एग्जैक्टली एक बिलीफ, एक पैटर्न बन जाता है बच्चों में, एंड दे टेंड टू रिएक्ट व्हेन दे आर एबल टू रिएक्ट, राइट? एंड दैट इज द एज ऑफ द टीनेज कि जब वो रिएक्ट कर पाते हैं। यस, डेफिनेटली। और तब वो रिएक्शन ब्लास्टिंग की तरह होता है। यू ऑल्सो नोटेड दैट माय बी, राइट? ये सब चीजें ये होती है कि आपने जो बीज बोया है वो आप पाओगे, राइट? वो कहते हैं ना, हमारे यहाँ कहावत है कि बोया बीज बबूल का, फल कैसे पाए, राइट? तो ऐसा होता है कि आपको तब पता नहीं होता कि आप कर क्या रहे हो, आपने इमोशंस अपने वहां पे फ्लो कर दिए होते हैं, वो जब छोटी एज में होते हैं बच्चे तब, पर वो इफेक्ट टीनेज में आती है।
अगर आपने वो रिस्पेक्ट दिया है तो वो बच्चे आपको उस टाइम के रिस्पेक्ट से ही बात करके देंगे जवाब। एग्जैक्टली एंड इन सच अ वे, ऐसा कुछ मैं समझ रहा हूं कि पेरेंटिंग इज अ जर्नी ऑफ ब्रिंगिंग अप योर अवेयरनेस। ऐसा यस। मतलब हमारी खुद की अवेयरनेस अगर इस लेवल पे होगी कि ही इज ऑल्सो वन ऑफ द पर्सन, कि उसको हमें कुछ पूछना चाहिए, उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, उसको मतलब हमें स्पेस देना चाहिए, ना कि हम जो कहे वही सब कुछ वो करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये भी एक अवेयरनेस है स्पिरिचुअली Yes. कहीं ना कहीं पे। हमें भी मतलब पेरेंटिंग एक ऐसी चीज है जो हर एक बंदे को, हर एक मदर को, हर एक फादर को स्पिरिचुअली अपहील होने में वो उसको हेल्प करती है। राइट? राइट, एग्जैक्टली। देखिए कल्पेश भाई, सही बात बताया ना, तो जैसे रिस्पेक्ट हमें चाहिए वैसे ही हमें बच्चों को भी देनी चाहिए। और बहुत सारे पेरेंट्स को हमने आज काउंसलिंग में हम देखते हैं तो उसको हेजिटेशन होती है सॉरी बोलने में, और वो एक्सपेक्ट करते हैं उसके बच्चे जल्दी से गलती पे सॉरी बोल दें। Exactly. ये पॉसिबल नहीं होता। आपकी जैसे ईगो लेवल होती है वैसे ही आपके बच्चे की होती है। ईगो का मतलब ये नहीं है अहंकार, पर ईगो का मतलब होता है सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए जो ईगो होती है वो। अब आप जब सॉरी नहीं बोलते हैं तो आप एक्सपेक्ट कैसे करते हैं अपने बच्चे के पास कि वो भी सॉरी बोले? तो आपसे अगर गलती आपके बच्चों के साथ भी होती है ना, तो वहीं से आपको रूट वैल्यूज देनी चाहिए कि मान लीजिए आपने अपने बच्चे को कुछ बोल दिया और गलत है वो, तो आपको एडमिट करके तुरंत ही उसे कहना चाहिए सॉरी बेटा, ये मेरे से गलती हो गई है। तो क्या होगा, बच्चे को रियलाइज होगा कि जब हमारी गलती होती है तो हमें अपोलोजाइज करना चाहिए। अपोलोजाइज अगर नहीं किया प्रॉपर वे से आपने उसके चाइल्डहुड में उसके साथ, तो वो आपको आगे जाके जब यंग होते हैं तब आपको वो रिस्पेक्ट और वो फीलिंग नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जो उसने पाया है वो ही देंगे वो रिटर्न में आपको। Exactly, wow, it's a wonderful insight. Exactly. So Yes. ऐसा है कि जब पेरेंटिंग के बारे में हम बात करते हैं तो मोस्टली हम यही सोचते हैं कि भाई बच्चा जो है वो ठीक से खाता नहीं है, बच्चा जो है ठीक से काम नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता। बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें ये है कि हम क्या कर रहे हैं। Yes. दे आर नॉट एबल टू, मतलब सुन के वो नहीं कर पाते हैं, देख के ऑटोमेटिकली करते हैं। Yes. राइट? Exactly. सो इट इज कॉल्ड मॉडलिंग। मतलब जैसे मदर फादर जो है, हम Yes. बहुत बार ये बोलते भी है, मतलब बहुत सारे पेरेंट्स बोलते हैं कि ये बिल्कुल अपने पापा पे गया है या फिर बिल्कुल अपने मम्मी पे गया है। बट हम Yes. उसको एग्जैक्टली लाइटली लेते हैं, हम उसको प्रैक्टिकली समझते नहीं है कि अगर वो अपने पापा पे गया है तो कैसे गया है, उसको देख के ही वो सीखा है। Yes. तो हमें अगर कुछ चीजें इंकलकेट करनी है, कुछ अच्छी वैल्यूज इंकलकेट करनी है, तो वो हमें मॉडल करनी पड़ेगी, वो हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके वो बच्चा वो करना सीखेगा। क्योंकि देखिए पेरेंट्स के ही आसपास बच्चे पलते रहते हैं, राइट? उसकी क्लास जाए, ट्यूशन जाए या स्कूल जाए, वापस आके तो उसके पेरेंट्स को ही देखते हैं। वहां पे तो कोई और सिखा रहा होता है, पर वो हमें ही रोल मॉडल लेके चलते हैं। हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं। एक और चीज पाई गई है बच्चों में, मदर्स के पास टाइम नहीं होता है और मोबाइल हाथ में दे देती है। खाने के टाइम दे देती है तो खाना भी मोबाइल देख के ही खाएगा या टीवी देख के ही खाएगा। तो आपने वो रूल डाले हैं, मतलब आपने अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग उसको वो करने के लिए अलाउ जब किया था, तब वो बहुत ही छोटी एज थी, 1, 1.5, 2 साल, 3 साल, राइट? उसके बाद उसकी तो एक हैबिट बन गई। उसके बाद अब ये कंप्लेन आती है कि हमारे बच्चे मोबाइल पे ही बैठे रहते हैं या टीवी देखते रहते हैं। रूट कॉज कहाँ निकल आया? हमारे जब ये आपकी कन्वीनियंस पे आपने वो करा था, तो आज तो ऑब्वियस है कि बच्चे वही डिमांड करेंगे जो आपने ऑलरेडी दे रखा है। वो आफ्टरनून या इवनिंग में थोड़ा सा टाइम कुछ और काम करने के लिए हमने जो अपना मोबाइल दिया और वो कन्वीनियंस हमने जो ली, वही आगे जाके मतलब बहुत बड़ा रूप ले लेती है, और हम बाद में कंप्लेन करते रहते हैं कि भाई स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है बच्चे का। और एक्चुअली स्क्रीन टाइम आपने प्रोवाइड किया तब उसे मिला ना। आप अगर उस टाइम भी कुछ ऐसे टॉयज या कुछ ऐसी एक्टिविटीज उसके सामने रख देते तो वो उसको प्ले करता ना डेफिनेटली, क्योंकि हैबिट तो आपने ही डेवलप करवाई ना, जो भी करवाई। बच्चा तो तब नहीं जानता था ना कि मोबाइल ऐसे ही चलेगा या ऐसे ही काम करेगा तो मुझे और एंजॉयमेंट मिलेगी, राइट? तो वो चीजें समझने की कोशिश करनी होगी माँ बाप को, खास करके कि जो आप दे रहे हैं ना वही बच्चे कर रहे हैं। बच्चों का उसमें कोई रोल प्ले खुद का नहीं होता है।
जो आपने दिया वही उसने लिया और वही आपको रिटर्न मिल रहा है। तो एक तरह से अगर बोले तो बच्चे आईना है हमारा ही। डेफिनेटली, कहते हैं ना कि जिसको कोई नहीं पहुंचता उसको उसका पेट पहुंचता है, मतलब कि उसका बच्चा पहुंचता है। तो वो सही मायनों में कोई क्रिटिसाइज करने वाली बात नहीं थी, पर समझाने वाली बात थी। और अगर सही समय पे माँ बाप समझ लेते हैं ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अब नॉर्मली सोचा जाए तो फादर बहुत कम टाइम देते हैं बच्चों को, राइट? चलिए कोई बात नहीं। और अगर वर्किंग वुमेन है तो उसकी मदर भी कम टाइम दे पाती है। एग्जैक्टली। पर क्वालिटी टाइम बच्चों को आपके घंटे नहीं चाहिए, 10 से 15 मिनट ही चाहिए। आप उसको सुने, उसको देखे, उसके साथ प्ले करें जो भी गेम, अगर बोर्ड गेम खेल सकता है बच्चा, या फिर छोटा है तो उसको बॉल्स के साथ प्ले करे, उसके पास जो टॉयज है उसमें इन्वॉल्व होके गेम प्ले करे उसके साथ। तो ये सारी चीजें उसको क्वालिटी टाइम 15 to 20 मिनट्स ही पर डे चाहिए, उससे ज्यादा उसे नहीं चाहिए। पर क्या होता है, हम ये यूटिलाइज ही नहीं करते हैं। और आज हमने देखा है कि बड़े होके बच्चे अपने माँ बाप को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। उसकी वजह है कि माँ बाप ने जब उसे वो वैल्यू देनी थी, वो क्वालिटी टाइम देना था, वो नहीं दे पाए थे, जिसका इम्पैक्ट उसके जो छोटे से ब्रेन में डेवलपमेंट चल रहा था उसमें, कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड में सब स्टोर रहता है। सिर्फ जब जब उसे ओपन करके फाइल को अप्लाई करना होता है तब वो अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। एंड आई कैन रिलेट दिस थिंग, जो हमारी पहली बात हुई उसमें कि भाई बच्चों को रिस्पेक्ट देना चाहिए, बच्चों को भी बोलने का स्पेस देना चाहिए। तो कई बार मेरे साथ ये वाकये हुए हैं, जब हम बड़े लोग बात करते हैं, मतलब मैं और मेरी वाइफ जब बात करते हैं, या फिर मैं और मेरे पापा बात करते हैं, या और कोई गेस्ट आया और हम बात कर रहे हैं, तो बच्चों को भी ये लगता है कि ये लोग बात करें तो हम भी कुछ बात करें, राइट? तो हमारे सामने भी कोई देखे, ऐसा उसको लगता है। और इसीलिए वो कई बार ऐसी बातें लेके आते हैं कि जिसका कोई मतलब हमारे लिए कोई इतना ज्यादा मायना होता ही नहीं है, राइट? एंड ही वुड बी लाइक, हम जब बात कर रहे हो तो बीच में पापा पापा मम्मी मम्मी और अपनी बात रखने के लिए करते हैं। तो मेरे साथ ये हुआ कि 2-3 बार मैंने ये ऑब्जर्व किया कि भाई ही इज ट्राइंग टू, माय सन इज ट्राइंग टू ग्रैब माय अटेंशन व्हेन आई एम टॉकिंग टू समवन एल्स, राइट? एंड 1-2 बार मैंने उसको समझाया, 1-2 बार मुझे भी मतलब उस टाइम पे पता नहीं था, सो आई ऑल्सो मैंने उसको थोड़ा डांटा भी। बट आफ्टर फ्यू डेज आई ऑब्जर्व दैट कि उसका जो बिहेवियर है वो काफी चेंज हो चुका। और उसके बारे में एक अच्छी चीज ये हुई कि मैं और मेरी वाइफ ने, हम दोनों ने डिस्कस किया कि ये बिहेवियर चेंज क्यों है। और उसके बाद में मेरी वाइफ ने बताया कि भाई आप इस तरह से उससे बात मत किया करो, एटलीस्ट अगर वो आता है तो एक बार सुन लिया करो। सो दैट प्रैक्टिस वी स्टार्टेड एंड यू वोंट बिलीव दैट ही स्टार्टेड टू ब्लॉसम अगेन, राइट? तो कहने का मतलब यही है कि भाई कई बार ना हमें अननोइंगली पता ही नहीं होता है, हम जो एक बार बोल देते हैं उसका इफेक्ट बच्चों पे क्या पड़ रहा है, उसके दिमाग पे क्या पड़ता है। एंड दैट्स वेयर एग्जैक्टली द पेरेंटिंग इज रियली इंपॉर्टेंट, पेरेंटिंग, राइट? राइट। एक चीज है, बच्चे है ना सही में एक्चुअली वो कहते हैं ना ब्लैंक स्लेट होते हैं, राइट? आप उसमें जो भी डालेंगे वो लिख देंगे। अब आपने कहा कि आपने जब उसे डांटा तो उसका बिहेवियर तुरंत चेंज हो गया था। एग्जैक्टली मेरे भी साथ होता है, किसी के भी साथ होता होगा। तब हमने बच्चों को ये समझाया है कि जब दो बात कर रहे हैं तो पहले सुन लो उसकी बात, वो सुनने के बाद आप अपनी बात रखिए, डेफिनेटली सुनी जाएगी। क्योंकि होता ये है कि कोई इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा होता है और बच्चे अटेंशन सीख करते हैं डेफिनेटली, क्योंकि उसको भी इम्पोर्टेंस चाहिए होती है। कहते हैं ना भगवान को भी प्रशंसा और केयर चाहिए होती है, राइट? तो हमारे बाल गोपाल भी नहीं मांगते क्या? छोटे छोटे कपड़े पहनाना, उसकी केयर करना, सब कुछ मांगते हैं, लाड लडाना, सब कुछ चाहिए होता है उसे। तो सेम बच्चों को भी चाहिए होता है, पर उसको बताना जरूरी होता है कि दो लोग जब बात कर रहे होते हैं, अगर आपकी एज अकॉर्डिंग वो डिस्कशन नहीं है तो थोड़ी देर के लिए वेट कर लीजिए, ताकि जब वो बात हो जाए उसके बाद आपके साथ डिस्कस कर सकते हैं। और कोई कोई बात ऐसी भी होती है कल्पेश भाई कि डेफिनेटली उसको इन्वॉल्व करना चाहिए। छोटी छोटी चीजें, मान लीजिए घर की आप शॉपिंग करने जा रहे हैं, तो उसे पूछा कीजिए कि आप लोग क्या मानते हैं इसके बारे में। क्योंकि आज जो डिस्कशन आप उसको इन्वॉल्व करके कर रहे हैं ना, आने वाले समय में वो आपको इन्वॉल्व करके वो डिस्कशन अपनी लाइफ पे करेंगे।
एग्जैक्टली। ये यहाँ से ही स्टार्ट होगा। लोग इस चीज को नहीं देख पा रहे हैं, माइन्यूट लेवल होता है इसी वजह से, क्योंकि उसको लगता है बच्चे छोटे होते हैं। पर आप आज की जो जनरेशन है उसको बिल्कुल भी नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि वो हमसे कहीं आगे सोच में, समझ में और हर एक्ट में भी है। एग्जैक्टली, दे आर मोर इंटेलेक्चुअल एक्चुअली। यस, डेफिनेटली। और वो चीजें इतनी हायर लेवल की है, वी कैन से हमें तो मोबाइल हमारी एक एज के बाद मिला और हमें उसको एक्सेस करना आया। बच्चे इतनी टेंडर एज, इतनी छोटी एज में 1-2 साल 6 महीने 8 महीने में भी एक्सेस करने लग जाते। क्यों? Yes. क्योंकि मदर ने वो होम में दिया है इसीलिए। That's what lead to our first topic, that गर्भ संस्कार। यस, क्योंकि जो करते हैं वही बच्चे पाते हैं। तो डेफिनेटली अब ये देखना जरूरी है, जो अब यंग किड होने लगे हैं या फिर टॉडलर के एज है या फिर मिड एज है 4 to 12 की, टीन के बाद की अलग बात है, टॉडलर की अलग है जो 1 से 4 की एज में होता है, 0 to 4 एंड 4 to 12। तो ये तीनों जो एज जोन है, तो उस तीनों के लिए इंडिविजुअली अलग अलग चीजें होती है, पर समझ तो हर जगह पे डेवलप होती ही है बच्चों की, राइट? तो अभी से कम्युनिकेशन ऐसा रखिए ताकि आगे जाके बच्चे आपके साथ वही कम्युनिकेशन बनाए रखें। एग्जैक्टली। एंड उसके लिए जैसे हमारी इस इंटरव्यू में काफी बातें हुई, जैसे एक बात हुई स्क्रीन टाइम के बारे में, एक बात हमारी ये हुई कि भाई कम्युनिकेशन बच्चों के साथ अच्छा होना चाहिए। Yes. सो हम लोग एग्जैक्टली स्पार्टन किड्स जो प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं, हमारा एक प्राइम एम यही होता है कि हम ऐसी प्रोडक्ट्स बनाएं जिससे कि मदर, फादर और बच्चे के बीच में बॉन्डिंग बढ़े। जैसे कि फ्लैश कार्ड्स हमारे होते हैं, एजुकेशनल आइटम्स, हम पजल्स वगैरह बनाते हैं, जिससे कि सारा फैमिली मिलके वो एक टाइम स्पेंड करे और एक बॉन्ड एक क्रिएट हो। राइट, right, so that's what vision of our MD is, that's what vision of our founder is, right? और एक्चुअली जो फ्लैश कार्ड की एक्टिविटीज है या फिर ऐसी जो भी गेम्स के आपके प्रोडक्ट है स्पार्टन के, तो वो देखिए, तो वो बच्चों को जब वो लर्न करते होते हैं तो डेफिनेटली पेरेंट की उसमें हेल्प कभी कभी चाहिए होती है, राइट? तो इन्वॉल्वमेंट भी आ जाता है, क्वालिटी टाइम जो है वो भी स्पेंड हो जाता है बच्चों का उसके साथ में, और उसको लगता है कि पेरेंट्स उसके साथ समय भी बिता रहे हैं और साथ में इन्वॉल्व भी हो रहे हैं। तो जब हम भी निग्लेक्टेड फील नहीं करते, हम पसंद करते हैं निग्लेक्ट करे कोई, तो बच्चों को भी वही लगता है, राइट? तो उसे इस तरह से टाइम डेफिनेटली देना चाहिए, ताकि जो ऐसी एक्टिविटीज के लिए स्पेशल जो प्रोडक्ट डिजाइन किए जाते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सच में रोल प्ले करते हैं। आई एम रियली अप्रिशिएट यू गाइस की आप लोगों ने जो स्पार्टन किड्स में जो प्रोडक्ट डाले हुए हैं बहुत ही वैल्यूएबल है, एक एज में बच्चों के साथ पेरेंट की बॉन्डिंग बनाने के लिए बहुत ही बढ़िया है। Great, great, thank you. So thank you very much for appreciating our work, ma'am. And always whenever you feel कि आपको मतलब कुछ suggestions है तो definitely हमें दे सकते हैं। We are always open to make the parenting journey fun for everyone, right? And with that, I would like to ask you a question regarding your book, जो आपने book लिखी है, right? गर्भ संस्कार एंड चक्रदान। चक्र ध्यान एंड गर्भ संस्कार, these are the two different things, बट उन दोनों को कंबाइन करके आपने जो बुक लिखी है, तो एग्जैक्टली कंसेप्ट क्या है उसके बारे में थोड़ा बताइए। एक्चुअली हकीकत में दोनों ही सेम ही है, क्योंकि इंसान का पूरा जो शरीर है 7 चक्रों की बैलेंसिंग के ऊपर ही काम करता है। तो जो चक्र ध्यान है उससे क्या होगा कि आपकी अगर चक्रों की बैलेंसिंग सही रहेगी तो आपके इंटरनल ऑर्गन में जो डिजीज डेवलप होते हैं वो नहीं होंगे। आप समझ रहे हैं क्यों इंटरकनेक्टेड है? क्योंकि चक्रा बैलेंसिंग का मतलब है आपकी शरीर के पूरे सारे पार्ट्स, इंटरनल और ऑर्गन्स का या फिर आउटर पार्ट का, राइट? तो ये बैलेंसिंग चक्रास से होती है। तो हमारे एक्चुअली ऋषि मुनियों ने जो साइंस आज जो एक्सेप्ट कर रहा है वो दिया है, जो ज्ञान हमारा जो विज्ञान है सनातन संस्कृति का, वो विज्ञान है, वो रूट कोज के ऊपर ही हमेशा काम करता था। हमारे चक्रास अगर बैलेंस है तो हमारे शरीर में कोई भी रोगों की एंट्री नहीं हो सकती है।
और बहुत ही शॉर्ट टाइम में हम चक्रा बैलेंसिंग खास करके गर्भवती महिलाओं के लिए देते हैं 7 मिनट्स फॉर 7 चक्रास। यस, हर एक चक्रास के ऊपर 1 मिनट ही काम करना होता है, क्योंकि उससे ज्यादा गर्भवती के लिए योग्य भी नहीं है या फिर अलाउ भी नहीं है, दोनों कह सकते हैं, क्योंकि उसे उसका नॉलेज ज्यादा डेप्थ में नहीं होता है। स्पिरिचुअल लेवल से पहले जुड़े हैं उसके लिए थोड़ा सा हैंडल करना सही होता है, वरना चक्रा बैलेंसिंग 7 मिनट पर डे एक गर्भवती महिला करे तो बहुत ही अच्छा रहता है। उससे उसके बच्चे में एक कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है, क्योंकि वो यहाँ पे बैलेंस कर रही है, वही बैलेंसिंग बॉडी माइंड एंड स्पिरिचुअलिटी की इनबिल्ट ग्रोथ होती है बच्चे के अंदर। यस, मतलब जो मदर कर रही है वो बाय डिफॉल्ट बच्चे को बाय डिफॉल्ट बच्चे में जाना है, और बैलेंसिंग का मतलब पूरे के पूरे शरीर के ऊपर आपका काबू पाना है। ओके, इसीलिए हमने सुना है ना, किसी किसी ऋषि मुनियों ने हजारों साल तप होते थे, पर फिर भी अपने खाने और पीने के ऊपर भी कंट्रोल किया था। तो कैसे कंट्रोल होता है? इसी तरह से कंट्रोल होता है। तो हम तो संसारी जीव है, तो हमें वो सारी चीजें ज्यादा नहीं सोचनी, पर बैलेंसिंग से क्या होता है कि आपके बच्चे में आपके इनहेरिट डिजीज जो होते हैं फॉरवर्ड नहीं करते हैं आप 9 मंथ जो बैलेंसिंग करते हैं उससे आपका बच्चा जो अच्छी चीजें लेने वाली है वो ले लेता है, बाकी सब छोड़ देता है। यही बैलेंसिंग होती है कि जरूरत है उतना रखो, बाकी छोड़ दो। सो मुझे ऐसा कुछ लग रहा है, नाउ आई कैन कनेक्ट बिटवीन द चक्रा ध्यान एंड द गर्भ संस्कार की अल्टीमेटली एवरीथिंग इज अबाउट बैलेंस, राइट? ऑल लाइफ इज अबाउट बैलेंस, राइट? हमारी पूरी लाइफ में हम बैलेंस ही करते रहते हैं, बैलेंस ही तो करना चाहते हैं सब। एग्जैक्टली। सो अगर हम चक्रा बैलेंस करते हैं तो वहीं से बच्चा ये सीख के आता है कि भाई बैलेंसिंग कैसे करना है चीजों का। यस, और कैसे कॉप अप करना है सिचुएशन को। खास करके आजकल के बच्चे, हमने देखा है ना कल्पेश भाई, कि छोटी छोटी बातों में आजकल सुसाइड वगैरह अटेम्प्ट हो जाते हैं, या फिर किसी और को हर्ट कर देते हैं, या खुद को हर्ट पुश कर लेते हैं। तो ये सारी चीजें कहाँ से आती है? जब आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, आप अपनी समझ को डेवलप नहीं कर पाते, जिस सिचुएशन में होते हैं उसमें कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो यही सारे सिम्टम्स आपके बच्चे में बढ़ के जाएंगे, कम होके नहीं जाएंगे। थोड़े से नहीं आते हैं, आपका जो बेसिक्स है वो सारा का सारा फॉरवर्ड होता है वहां पे, राइट? तो उसी वजह से ये सारी चीजें होती है, इसीलिए बैलेंस बहुत जरूरी है। और आने वाले समय में तो और भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये सोशल मीडिया और हाईटेक टेक्नोलॉजी का जमाना ये बढ़ते जाने वाला है और भी बढ़ने वाला है। तो हमें बहुत ही जरूरी है कि हम पहले से प्रिपेयर रहें कि हमारी जो पेरेंटिंग जर्नी है उसको हम अच्छी करने के लिए, मतलब वो उतनी कैओटिक ना हो, उसके लिए गर्भ संस्कार से स्टार्ट करें। एंड ड्यूरिंग द पेरेंटिंग जर्नी हम जो चीज पे हम करते हैं, मतलब हमें जो चाहिए हमारे बच्चों में, जो कुछ भी हम देखना चाहते हैं हमारे बच्चों में, वो हम प्रैक्टिस करें एक्चुअली, तो वही बच्चा मॉडल करेगा, राइट? यस, एक नॉर्मल बात बताना चाहूंगी कि हर पेरेंट को, अगर आप उसको कुछ रिलीजियस है या स्पिरिचुअल है वो सिखाना चाहते, तो आप उसके साथ जुड़िए प्रैक्टिस के लिए। समझ रहे हैं? अगर आप स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़ते हैं तो आपके बच्चे तुरंत ही, भले ही गर्भ संस्कार नहीं लिए हुए हैं, पर फिर भी वो जुड़ेंगे। आप योगा कर रहे हैं तो वो योग करेगा, आप ब्रीदिंग प्रोसेस कर रहे हैं तो सीखने की कोशिश करेगा। पर मैं कुछ नहीं कर रही पर तुम जाके करो, तो वो नहीं होगा। उसकी वजह है क्योंकि बच्चे वो सीखते हैं जो देखते हैं, वो नहीं सीखते जो सुनते हैं, राइट? सुनने का स्टेज है ना आफ्टर उसकी ग्रेजुएशन आता है, क्योंकि वो तब लर्न कर चुके होते हैं, जो उसमें से जो न्यू उसे डेवलप करना है उसके लिए वो सुनना शुरू करते हैं, पर तब तक वो देख देख के ही सीखते हैं। तो तब तक आपकी पेरेंटिंग कंसिस्टेंट होनी चाहिए। लोग सोचते हैं कि 12 के बाद तो वो अपने आप नहीं, उसके बाद भी उसकी रियल जर्नी स्टार्ट होती है। अगर आपने उसे सुना नहीं तो गलत लोगों से राय लेके वो गलत एक्ट करेंगे, राइट? आपने अगर सुना और आपने सजेशन या एडवाइस दे दी तो वो एडवाइस उसे समझ में आएगी और वो उसके अकॉर्डिंग आगे जाएंगे। पर आपके पास टाइम नहीं है, आपने सुना नहीं या फिर अवॉइड किया, तो ये सारी चीजें आपके बच्चे को गलत राय देने वाले लोगों तक ले जाएगी, और वो गलत राय से आपका बच्चा गलत डायरेक्शन में चला जाएगा।
तो एज कोई भी हो, आपको हर बार छोटी से छोटी बात भी सुननी है। ओके, सो उसके लिए काफी मतलब पेशेंस हमें क्रिएट करना है हमारा, डेफिनेटली, सुने। क्योंकि पेरेंटिंग इज नॉट अ स्मॉल टास्क, और ऐसा भी नहीं है कि चलिए बच्चा, सब लोग, आज भी मैं बहुत टाइम काउंसलिंग में सुनती रहती हूँ कि सबके पल गए हमारा भी पल जाएगा। इट्स नॉट लाइक दैट। पहले का समय और था कि माँ बाप जो कहते थे वो पत्थर पे खींची हुई लकीर की तरह बच्चे मान लेते थे। आज जो क्वेश्चन आप बोलेंगे ना, उसके सामने आपको 5 क्वेश्चन आपके बच्चे इसलिए पूछेंगे कि क्यों मैं करूं, व्हाई आई डू सो, राइट? तो उसका जवाब आपके पास है क्या? तो नहीं है। उससे पहले ही प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो पहले ही ऐसा कुछ करते रहिए कि जिसकी वजह से वो सवालों के जवाब आपको ढूंढने जाना न पड़े। Great. So it was a wonderful conversation and we have learned a lot, and I'm damn sure कि हमारे जो listeners हैं और हमारे जो viewers हैं वो काफी सारी चीजें parenting के बारे में सीखे होंगे आज इस सेशन से। And I would like to conclude this session, but before we conclude, मैं ये जानना चाहूंगा कि आपकी जो बुक है वो कहाँ पे अवेलेबल है, बिकॉज our listener would like to go through the book, और शायद तक उसको परचेस करके उसमें से वो ज्यादा कुछ चीजें सीखना चाहते हैं। जैसे हमने बताया चक्रा ध्यान एंड गर्भ संस्कार, उसके बारे में भी अगर कोई प्लानर्स है तो उसके लिए वो काफी हेल्पफुल रहेगा। सो विल यू प्लीज शेयर द इंफॉर्मेशन मैम? यस, Amazon, फ्लिपकार्ट पे किंडल वर्जन भी है और पेपरबैक भी है। सो आप कहीं भी इसे सर्च कर सकते हैं और आप मंगवा सकते हैं। और एक चीज है, इट इज अ बेस्ट गिफ्ट टू गिव समवन। क्योंकि जो, मान लीजिए आप किसी को एज अ वेडिंग गिफ्ट कुछ भी कवर में मनी देते हैं या फिर कोई आइटम देते हैं, तो उसको कितने टाइम काम आएगी। पर मैं गर्भ संस्कार के लिए गारंटी देती हूँ कि आपने वो बुक जो गिफ्ट देगी होगी ना उसे, उसके बच्चे के 90 साल तक उसकी मदर ने अगर उसे अप्लाई कर लिया ना तो उसे काम आने वाली है। तो 90 साल के लिए जो काम आने वाली है वो चीज आप गिफ्ट करना चाह रहे हैं, या 90 या 9 साल के लिए आप। So yeah, I totally understand. Being a Gujarati, we used to, मतलब हम ऐसा सोचते हैं कि अगर हम कुछ गिफ्ट दे तो ऐसी कोई गिफ्ट हो कि जो लंबे समय तक काम आए। So this could be the great gift. I totally understand, and I totally relate with the thing. So thank you very much for all the information. And yes, you can also share your Instagram handle and your social media links so that our listeners and our viewers can follow you. Wherever you want some guidance, they can contact you on the social media also, ma'am. Yeah, right? Sure. And और एक चीज है, कोई पर्सनली भी अगर कोई बात करना चाहे तो डेफिनेटली डीएम कर सकते हैं, तो हम डेफिनेटली गाइड कर सकते हैं। कल्पेश भाई से जुड़े हैं तो डेफिनेटली हम कुछ ना कुछ ऐसा देंगे कि जिसकी वजह से आप कुछ ऐसा ब्यूटीफुल आउटपुट पाए अपने बच्चों में। जो एक्चुअली मैं मानती हूँ कि है ना, इजी पेरेंटिंग होनी चाहिए। बर्डन आपके ऊपर भी नहीं होना चाहिए और आपके बच्चों के ऊपर भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिंपली हम कोई टेक्निकल फील्ड को नहीं फॉलो कर रहे हैं। हम इमोशनल एक इंसान को नर्चर कर रहे हैं, राइट? तो उसके साथ इजी गोइंग को ऐसी पेरेंटिंग होनी चाहिए। तो डेफिनेटली जब भी आपको कोई भी गाइडेंस की जरूरत हो, यू पीपल कैन कॉन्टेक्ट अस। आप कल्पेश भाई से भी जान सकते हैं एनी टाइम। Thank you so much. Yeah, ma'am, you can share your Instagram handle, whatever your handle is right now, so that people can follow you. Oh sure, definitely. Okay, तो यहाँ पे share कर देती हूँ. Yes. Okay. Okay, ma'am. If it is not handy, then it's perfectly fine. We can actually, yes. Yes, we can share it in the comments. Okay. Okay, definitely. I will be sharing this. Yes. Okay. So thank you very much for all your time, as well as your insights, your understanding about the parenting, your understanding about the गर्भ संस्कार, and I'm damn sure कि हमारे जो viewers and listeners हैं उसको काफी सारी अच्छी चीजें आज के सेशन से जानने मिले। Okay. Yes. So, thank you very much, Tanvi. Thank you so much. Yes. Bye. तो ये थी हमारी आज की गेस्ट मिस तन्वी धानानी फ्रॉम सूरत, एंड वी हैव कवर्ड सो मेनी टॉपिक्स इनटू द इंटरव्यू। जैसे कि हमने गर्भ संस्कार के बारे में बात की, हमने चक्र ध्यान के बारे में बात की, हमने पेरेंटिंग के बारे में बात की, और बैलेंस पेरेंटिंग क्या होता है, किस तरह से हम उसको यूज कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए अपने बच्चों में अच्छी वैल्यूज को इनकलकेट करने के लिए, हम क्या क्या चीजें यूज कर सकते हैं, किस तरह की टिप्स एंड ट्रिक्स हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये सारी चीजें आज हमने इस इंटरव्यू में जानी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर
being with us. And अगर आपको कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है, then you can always comment on the comment section. Okay, thank you very much. I, Kalpesh Vyas, say goodbye to all of you on behalf of Spartan Kids and Spartan Parenting Academy. Thank you.